प्रोपोर्शन का जो हम लोग लास्ट क्लास जो थ्योरी वाला पोर्शन किए थे, उस पूरे थ्योरिटिकल पार्ट का आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड आज जो भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ और जो एग्जाम में पूछ चुका हुआ है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थ्योरी पार्ट किए थे, जिसमें कंसेप्ट ऑफ रेशियो क्या होता था, कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता था, ये सारा का सारा हम लोग कंसेप्ट उसका देख चुके थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग उसका ऑलरेडी कर चुके थे, जो बेसिक क्वेश्चन था। आज के क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेंदी बनेगा। मतलब लेंदी का मतलब ये हुआ कि जो लैंग्वेज होने वाला है ना, वो सारा का सारा आज थोड़ा सा डिटेल लैंग्वेज रहेगा, जो कि आपके पैटर्न, जो आपका पैटर्न के ओरिएंटेड है कि एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन 4 लैंग्वेज में 5 लाइन में आपका जो क्वेश्चन पूछता है, उसी बेसिस पे हम लोग आज के क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा बैक करके एक बार समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में ये पढ़े थे कि रेशियो होता क्या है। अब रेशियो में हम लोग ये पढ़े थे कि रेशियो में 3 बात को हमको ध्यान रखना है। पहला, रेशियो अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 24:30, अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन का जो सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा, हाँ, थर्ड क्लास मधु पहला क्लास जो था वो हम लोग यूपीएससी 2024 वाले क्वेश्चन को किए थे, जो सीसेट वाला जो क्वेश्चन आया था, हाँ, उसका पहला क्लास किए हुए थे। ठीक है, आज का ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। मतलब पहला क्लास हम लोग का था, वो था आपका 24 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, केवल उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन किए थे कि किस अप्रोच में बनाना है। अब जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, वो पार्टिकुलर एक एक टॉपिक को लेके चल रहा है। ठीक है, तो रेशियो का मतलब होता था लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होगा कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों कट जाए, तो हम लोग बोलेंगे 6 के टेबल से ये भी कट रहा है 4 टाइम्स में, और 6 के टेबल से ये भी कटेगा 5 टाइम्स में। तो रेशियो का मतलब होता था कि कोई भी नंबर अपने आप में सबसे क्या हो जाए, लोएस्ट फॉर्म हो जाए। दूसरा हम लोग ये पढ़े थे कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट हम लोग ये पढ़े थे कि रेशियो कभी भी पॉइंट में भी नहीं होगा। मतलब कभी भी आपके पास ऐसे डाटा नहीं रहेगा 2/3 रेशियो 4/7, मतलब कभी भी ये फ्रैक्शन मोड में आपका रेशियो नहीं होता है। अगर इनकेस अगर आपके पास ये फ्रैक्शन मोड में देता था, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि इस फ्रैक्शन वाले टर्म को कैसे हम लोग को रिमूव करना है। रेशियो कभी पॉइंट में नहीं होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं देगा 2.4 रेशियो 3.7, और अगर कभी आपके पास ऐसे दे देगा तो हमको इस पॉइंट को भी हटाना पड़ता था। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा टर्म हम लोग देख लेंगे। तो ये रेशियो का 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो का सेक्शन था, वो था डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना था। डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के ही बेसिस पे आपका सारा का सारा रेशियो का क्वेश्चन होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे मान लेते हैं कि किसी आदमी के पास था टोटल 100 रुपया, और वो आदमी कह रहा है कि इस 100 रुपए को हमको 3 हिस्सा में बांटना है। 100 रुपए को हमको 3 हिस्सा में बांटना है। किस हिस्सा में भाई, तो पहला का 2 हिस्सा, दूसरे को मान लेते हैं 3 हिस्सा, और तीसरे को मान लेते हैं 5 हिस्सा। मतलब हमसे यह कहा जा रहा है कि टोटल 100 रुपए को 3 हिस्सा में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है भाई, तो 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हम लोग ये पढ़े थे कि इन तीनों को पहले आपस में जोड़ते थे। हम लोग लास्ट क्लास कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, और सारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग का यही होने वाला है कि चूंकि 100 रुपए को 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा भाई, तो पहले इन तीनों टर्म को जोड़ते थे। तो 5 + 3 8 + 2 कितना, 10। मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग जोड़ने पे 10, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल है वो कितने रुपए के बराबर था, 100 के बराबर। मतलब हम लोग ये बोलते थे कि रेशियो के अकॉर्डिंग जोड़ने पे टोटल 10 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल 100 के बराबर है। फिर ये पढ़े थे
कि हमको ये देखना है कि 10 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 100 के बराबर होगा। तो 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 10। अब ये 10 में 10 मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन कहलाता था कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या? इसके बाद आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना, बस आपको मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि फर्स्ट वाले का शेयर क्या होगा, तो 2 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 3 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, और 5 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 50 होगा। तो यही हम लोग का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल 100 रुपए को अगर 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह दिया जाए तो तरीका ये होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लेते हैं कि हम लोग के पास टोटल है 680 रुपया, और इस 680 रुपए को कह दिया जाए कि 2 हिस्सा में बांटना है 13:4 में। तो पूछा जा रहा है कि दोनों का हिस्सा कितना होगा। तो तरीका क्या होगा? तरीका यह होगा कि हम ये बोलेंगे कि टोटल 680 रुपए को अगर ये 2 हिस्सा में बांटना है तो 13 और 4 को जोड़ने पे कितना होगा? पहले रेशियो वाले टर्म को जोड़ते हैं 17, मतलब हम ये बोलेंगे कि रेशियो के अकॉर्डिंग जोड़ने पे 17 है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल कितने के बराबर है? 680। कितना मल्टीप्लाई होगा? 40। मतलब 17 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 680 आ जाएगा? तो 40 मल्टीप्लाई। या जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको ये भी बोले थे कि रफ में आप स्टार्टिंग में है तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 17 के टेबल से काटेंगे तो कितना टाइम्स में कटने वाला है? 40। तो ये 40 मल्टीप्लीकेशन को ही हम लोग बोलते थे कांस्टेंट टर्म। इसी को हम लोग बोलते थे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म से फायदा ये हुआ कि इसके बाद आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको अब मल्टीप्लाई बाई 40 करना। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि पहला हिस्सा कितना होगा, तो 13 में 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 520। अगर पूछ दिया जाए कि सेकंड हिस्सा कितना होगा, तो 4 में मल्टीप्लाई 40 कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 160। अगर कहता कि नहीं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो अलग अलग निकाल के हम लोग सॉल्यूशन नहीं करते थे, अलग अलग निकाल के सॉल्यूशन नहीं करते थे। हम लोग क्या करेंगे? दोनों के बीच का ही डायरेक्ट हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 13 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9। और इस 9 में भी हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 40। मतलब कुछ भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग केवल क्या करेंगे? आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 40 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? इतना हिस्सा और कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी किए थे और इंडिविजुअल थ्योरी भी था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन को करेंगे। किंजल अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, ये बेसिक सा था जो पहले हम लोग का हो चुका था, तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारा अभी फिर से कोशिश करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, फ्रैक्शन वाले रेशियो को जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा, अगर हमारे पास कोई डाटा फ्रैक्शन में दे दे 5/2 रेशियो 3/5 रेशियो मान लेते हैं 1/4। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, और अगर आपके पास मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे दे, तो अब ये आपका काम है कि इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल में। कन्वर्ट करने का तरीका होगा कि नीचे वाला जो टर्म है इन तीनों का आपको लेना है एलसीएम, नीचे वाले टर्म का। अब हमको एलसीएम लेना है, तो 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। एलसीएम 20 हो जाएगा। अब इस 20 से हमको क्या करना है कि पार्टिकुलर सब में मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लोग करेंगे 5/2 इंटू 20 रेशियो 3/5 इंटू 20 रेशियो 1/4 इंटू क्या? 20। मान लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास फ्रैक्शन में डाटा दे देगा, तो फ्रैक्शन को हटाने का तरीका क्या होगा कि नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर वाले टर्म का हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम, और इस एलसीएम से पार्टिकुलर सब में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 2 के टेबल से अगर 20 को काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 के टेबल से 20 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 के टेबल से 20 को काटेंगे तो कितना? 5। तो 5 10 जा कितना होगा? 50 रेशियो 4 3 जा कितना होगा? 12,
और यहां पे कितना बनेगा 5। तो ये हमारा रेशियो का नॉर्मल फॉर्म होगा। मतलब इनकेस अगर आपके पास कभी भी फ्रैक्शन में डाटा दिखेगा तो फ्रैक्शन को हटाने का तरीका होगा कि डिनोमिनेटर वाले टर्म का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम, और उसे एलसीएम से पार्टिकुलर हम लोग सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि पॉइंट में देते, जैसे 2.4 रेशियो 3.7 देते, तो ये आसान है कि पॉइंट हटेगा तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर ये दोनों का दोनों टर्म कट ही गया। 24 और 37 किसी से कटेगा नहीं, तो हम लोग का वैल्यू यही बन जाएगा। ठीक है। और इसी का कुछ कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन किए थे। चलिए, हो गया ये वाला। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 1:3:4। मतलब 3 आदमी के सैलरी का रेशियो लिखा हुआ है 1:3:4। इफ द सैलरीज आर इंक्रीज्ड बाय 5%, 10% एंड 15%। मतलब पहले आदमी की सैलरी में 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे आदमी के सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट है, और तीसरे आदमी के सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट है। हमसे क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है तो इनका जो न्यू सैलरी होने वाला है उनके बीच का रेशियो क्या होगा। ठीक है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि 3 आदमी है, तो पहले आदमी का सैलरी 1 है, रेशियो दूसरे आदमी का सैलरी 3 है, रेशियो तीसरे आदमी का सैलरी है 4। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द सैलरी आर इंक्रीज्ड बाई, मतलब यहां पे एक टर्म यूज किया है इंक्रीज्ड। हो सकता था कि ये इंक्रीज्ड वर्ड ना यूज करके ये डिक्रीज भी वर्ड कह दे। तो आपको ये देखना है कि जब बात परसेंटेज का हो रहा है, परसेंटेज में कि 5% इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, 15% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, जब कोई भी परसेंटेज के बारे में बात होगा तो कोई भी परसेंटेज अपने आप में कितना परसेंट के बराबर होता है, 100%। मतलब कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100% के बराबर होगा। मतलब मेरा इनकम अगर 1 लाख है और किसी आदमी का इनकम 10 लाख करोड़ है, तो हम भी अपने आप में 100% है, वो इंसान भी अपने आप में 100% है। क्लियर। अब अगर मान लेते हैं कि जब ओरिजिनल फॉर्मेट 100% है और कहा जा रहा है कि 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो बेसिक अगर 100 होता है तो 10% इंक्रीमेंट का मतलब वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 110। अगर कह दिया जाए कि 40% इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिक होता है 100, 40% इंक्रीज का मतलब ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर कह दिया जाए कि 80% इंक्रीज करता है, तो 80% इंक्रीमेंट का मतलब वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 180। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीज, इसका मीनिंग ये हुआ। अगर कहता डिक्रीज वर्ड होता, कहता कि 20% सैलरी में डिक्रीज हो गया, तो ओरिजिनल तो 100 होता है, तो 20% डिक्रीज का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिक्रीज का मतलब हम लोग बोलेंगे 80% बोलेंगे। क्लियर। ऐसे वर्ड हम लोग यूज करेंगे। तो पेन तो ठीक ही है, इसमें क्या करना। देखिए इसमें कुछ चेंजिंग आ रहा है तो कीजिए। उतना बड़ा पे तो लिखाएगा ही नहीं उस, बहुत बड़ा हो जाएगा, उस पर नहीं हो पाएगा। लाइए ना देख लेते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। मोबाइल में नहीं चल रहा है क्या ठीक से। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए भाई देखिए, अब जैसे मान लेते हैं, एक बार चेक करके देख लीजिएगा। सॉरी पेन, अच्छा बहुत पतला फॉन्ट हो जा रहा है। चलिए ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये इंक्रीज वाला तो मीनिंग समझ में आ गया। अब अगर डिक्रीज होता तो कहता कि किसी आदमी का सैलरी 10% डिक्रीज कर गया, तो मतलब वो अपने आप में कितना बचता, तो 90% बचता। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले ये था, लेकिन फर्स्ट आदमी के सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट बोला, 5%। तो एक बार पहले पूरा बढ़िया से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि 5% इंक्रीमेंट होता है। दूसरे आदमी के सैलरी में क्या बोला है कि 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो चलिए भाई, सेकंड वाले आदमी के बारे में बोला है कि 10% इंक्रीमेंट है, और थर्ड वाले के बारे में क्या बोला है
कि 15% इंक्रीमेंट है, तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि 15% इंक्रीमेंट है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे कि जैसे पहले इस आदमी का सैलरी था कितना, 1 रुपया था, और इसमें कह रहा है कि 5% इंक्रीमेंट होता है, तो कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, तो ये इंक्रीज होके कितना परसेंट हो गया होगा, 105%। ठीक है। रेशियो, इस आदमी का सैलरी पहले से कितना रुपया था भाई, 3 रुपया था, और इसके सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो ये अपने आप में कितना हो गया होगा, 110%। रेशियो, ये आदमी का सैलरी पहले से 4 रुपया था और इसमें 15% इंक्रीमेंट हो गया, तो 15% इंक्रीमेंट का हिस्सा कितना हो जाएगा, 115%। ये टर्म समझ में आया। अब चूंकि रेशियो में हमको आंसर चाहिए, तो रेशियो का मतलब तो कट छट के सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है। कैसे काटेंगे इसको, तो देखिए तीनों में परसेंटेज कॉमन है, तो तीनों के परसेंटेज को पहले काट दीजिए, और 5 के टेबल से ये तीनों कट रहा है, 5 के टेबल से ये तीनों कटेगा, तो 5 के टेबल से काटेंगे 21, 5 के टेबल से काटेंगे 22, और 5 के टेबल से काटेंगे 23। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा 21 रेशियो 66 रेशियो 92 बनेगा। यही हमारा क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यानी 21 रेशियो 66 रेशियो क्या बन जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल क्या था कि आंसर था कि सैलरी इंक्रीज के बेसिस पे और सैलरी डिक्रीज के बेसिस पे। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का, ये जो क्वेश्चन है वो टाइम डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन है, बट इसका शॉर्टकट जो सॉल्यूशन का तरीका होता है वो रेशियो मेथड पे इसका शॉर्टकट होता है, रेशियो मेथड पे इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है। तो रेशियो मेथड पे शॉर्टकट है, कैसे कैसे क्या डाटा है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन है, अ हाउंड परसुएसेस अ हेयर एंड टेक्स 6 lips for every 7 lips of the hair, but 5 lips of the hound are equal to the 6 lips of the hair। मतलब इसमें क्या कर रहा है, एक शिकारी कुत्ता जो है वो एक जंगली खरगोश का पीछा कर रहा है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा ना कि चेज वाला क्वेश्चन अगर रहेगा, तो आपको क्या करना है कि जो जो डाटा लिखा है ना पहले आपको उसको लिखना है। तो एक तरफ आपका हाउंड नाम लिखा हुआ है और दूसरे तरफ क्या लिखा हुआ है, हेयर लिखा हुआ है। तो जो जो नाम लिखा है ना आपको उसको पहले लिख देना है, एक तरफ हाउंड लिख देना है और दूसरे तरफ आपको क्या लिख देना है, हेयर लिख देना है। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, जिसके सामने जो डाटा लिखा है ना वही डाटा को आपको रिप्लेस करना है। तो क्या कह रहा है, एंड टेक्स 6 lips फॉर एवरी 7 lips ऑफ द हेयर। 7 lips ऑफ द हेयर यानी हेयर के सामने हमको कौन सा लिखना है, 7 लिखना है, तो ये 6 किसके सामने होगा, हाउंड के सामने। मतलब जो जो डेटा लिखा हुआ है आपको बस उसके सामने लिख देना है। फिर क्या कर रहा है, बट 5 lips ऑफ द हाउंड, तो हाउंड के सामने हम क्या लिखेंगे, 5 lips ऑफ द हाउंड आर इक्वल टू द 6 lips ऑफ द हेयर, और हेयर के सामने हम लोग क्या लिख देंगे, 6। मतलब आपको क्या करना है कि जब भी चेज वाला क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन में रहता है कि कुत्ता एक हिरन का पीछा कर रहा है, खरगोश का पीछा कर रहा है, तो किस स्पीड से कुत्ता दौड़ेगा ताकि वो हिरन को क्या करे, पकड़ ले। आपका ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। तो हाउंड का मतलब जंगली कुत्ता टाइप है और हेयर का मतलब यहां पे जंगली खरगोश का मीनिंग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एक जंगली कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, ये वाला आप ऐसे बेसिक सा थीम समझिए। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुत्ता का 6 लिप्स जो होगा वो बराबर होगा 7 लिप्स ऑफ हेयर। मतलब अगर कुत्ता 6 छलांग लगाता है तो वो इक्वल होगा, 7 छलांग होगा किसके इक्वल में, तो खरगोश के इक्वल में। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में सामने सामने डेटा को बस आपको रिप्रेजेंट करना है। और लास्ट लाइन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर द रेट्स। ये कंपेयर द रेट्स का मतलब क्या, रेट्स का मतलब ये हो गया कि आपको यहां से स्पीड को फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। अब स्पीड निकालने का तरीका क्या होगा, तो टाइम एंड डिस्टेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल प्रोसेस में करेंगे, लेकिन चूंकि यहां पे पेपर ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं।
स्पीड अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है कि क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस में। तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36, और फिर यहां पे रेशियो लिख देना है, क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 5 जा कितना 35, यानी दोनों के बीच का स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो 36 रेशियो कितना होगा, तो 35। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, या तो ये 35 था या नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो स्पीड का रेशियो में क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अब सवाल यह है कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता क्यों है, तो जब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी ये समझ में आ गया। चलिए, तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और है, तो एक बार आप लोग खुद से इसको ट्राई करके देखिए। क्या मधु, किंजल, अश्विनी सही है ना? चलिए, ये हो गया। सेम क्वेश्चन है, इसको देखिए, एग्जैक्ट जैसे वो पहला क्वेश्चन था वैसे ही इसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखिए। अ डॉग टेक्स 6 लिप्स फॉर एवरी 4 लिप्स ऑफ डियर। हाँ, नेहा लिखिए। चलिए नेहा ट्राई कीजिए अब इसको, बाकी जो भी लोग ऑनलाइन वाले हैं भाई एक बार ट्राई कीजिए इसको। हो गया? कितना है आंसर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सबका आ रहा है, इशरा, सानू सबका। चलिए भाई, सबका आंसर सी आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। अ डॉग टेक्स 6 लिप्स फॉर एवरी 4 लिप्स ऑफ द डियर। जो जो डाटा बोला है उसको लिख दीजिए। तो एक तरफ डॉग, एक तरफ क्या लिखेंगे, डियर। जिसके सामने जो डाटा बोला है उसी को लिखेंगे। तो डॉग्स के सामने बोला है कि 6 लिप्स 6 छलांग है, और इसका कितना छलांग है 4। तो इसके सामने हम लिखेंगे 6 और इसके सामने लिखेंगे 4। फिर इसके बाद कह रहा है एंड 2 लिप्स ऑफ द डॉग, 2 लिप्स ऑफ द डॉग, तो डॉग के सामने 2 आर इक्वल टू 5 लिप्स ऑफ द डियर, तो इसके सामने कितना 5। अब चूंकि हमसे लास्ट में पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो देखिए कहीं लैंग्वेज में रेट लिखा हुआ है, कहीं लैंग्वेज में आपको स्पीड लिखा हुआ है। तो हमसे स्पीड पूछेगा तो हम लोग क्या पढ़े, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6 5 जा 30 होगा रेशियो, और फिर 4 के टेबल से तो 4 2 जा कितना होगा 8। और चूंकि रेशियो के फॉर्मेट में हमको आंसर देना है तो 2 के टेबल से ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर बनेगा 15 रेशियो कितना 4। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, चूंकि रेशियो के फॉर्मेट में देना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, बट पहले 24 से पहले हम लोग आते हैं 25 पे और उसके बाद 24 पे आते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन। क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कैसे टाइप वाइज बटा होता है उसी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है 25 नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाइंस रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, कह रहा है अ मैन हैज इन ऑल 640 इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपीज 5 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पॉकेट में टोटल 640 रुपया है, ये कह रहा है, ये पहला लाइन कह रहा है एक आदमी के पास टोटल 640 रुपया है, और वो 640 रुपए में अब मेरे पॉकेट में 640 रुपया है, तो 3 तरह का यहां पे क्वाइन है या फिर 3 तरह का नोट है। क्या क्या है भाई, तो कह रहा है कि इसमें 1 रुपया वाला नोट है, फिर इसमें बोला है 5 रुपया वाला नोट है, और फिर इसमें बोला है कि 10 रुपया वाला नोट है। मतलब ये 3 हिस्सा मिलाकर हमारे पास टोटल 640 रुपया है। फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ नोट्स आर इक्वल। इसके बाद कह रहा है हर एक टाइप का नोट जो है ना वो आपस में इक्वल है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट ही हैज, तो हमारे पास टोटल कितना नोट है जिसको मिलाने के बाद हमारे पास 640 रुपया होगा। तो जब भी क्वाइंस वाला क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन का पहला स्टेप आपको यह लिखना है कि आपके पॉकेट में कितने रुपए का क्वाइन है, कौन कौन सा है। तो 1 रुपया वाला है,
फिर क्वेश्चन में बोला है 5 रुपया वाला है, और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 रुपया वाला है। क्वेश्चन में ये बोला है भाई 1 रुपया वाला नोट है, 5 रुपया वाला नोट है और 10 रुपया वाला नोट है। आंसर 120 सानू का। चलिए देख लेते हैं भाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले तो नोट लिखना है, इसके बाद लिखना है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हुआ कि 1 रुपया का कितना नोट है मेरे पास, 5 रुपया का कितना नोट है और 10 रुपया का कितना नोट है। तो कह रहा था द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या, जब भी अगर कोई भी डाटा बोले इक्वल है तो हमेशा आपको क्या लिखना है, रेशियो में लिखना है 1:1:1। मतलब अगर कभी भी आपके पास अगर इक्वल का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमेशा 1:1:1 लिखना है। क्यों लिखना है भाई, अपने मन से मान लेते हैं हम 200 ही लिख देते हैं, तो अगर 200 भी अगर आप लिखिएगा तो चूंकि रेशियो का कॉन्सेप्ट है तो आपको तो काट के ही लिखना है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज रहे इक्वल तो हमेशा आपको 1:1:1 लिखना है। अब क्वेश्चन में इतना करने के बाद अब आपको लिखना है टोटल क्वांटिटी। टोटल का मतलब यह कि अब आपको कितना पैसा है आपके पॉकेट में। अगर 1 रुपया का एक ही नोट है हमारे पॉकेट में तो यहां से टोटल कलेक्शन कितना रुपया हो रहा है, 1 रुपया। 5 रुपया का अगर एक नोट है तो हमारे पॉकेट में कितना रुपया बना, 5 रुपया। और 10 रुपया का एक नोट है तो हमारे पॉकेट में कितना रुपया बना, 10 रुपया। सामने सामने हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लिए। इतना करने के बाद अब जरा देखिए तो टोटल कितना रुपया हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। तो टोटल अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो रहा है 16। टोटल जोड़ने पे 16 है, लेकिन टोटल जोड़ने पे 16 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 640 था। तो हम लोग बोलेंगे ये 16 रिप्रेजेंट करेगा 640 को। तो 16 से 640 होने में कितना मल्टीप्लाई होगा, 40। अभी इसी 40 को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो सब में मल्टीप्लाई बाई 40। तो कह रहा है कि कितने टाइप का नोट था, तो यहां पे 1 है तो इसमें भी 40 मल्टीप्लाई किए होंगे तो 40 निकल गया। 5 रुपया वाला भी हम एक ही नोट माने थे तो इसमें भी 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 40। और 10 रुपया का एक ही नोट है तो यहां भी 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो टोटल कितना, तो 40 + 40 + 40 तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसका 24 नंबर क्वेश्चन। यहां पे एक छोटा सा सुधार करना है। ये जो डाटा है 1:2:3 है, 1:2:3। तो चलिए एक बार ट्राई करके इसको देखिए। और ये 650 जो लिखा हुआ है ये रुपया में है, 650 रुपीज है। चलिए एक बार बना के देखिए। ये पिछले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पिछले वाले में एक टर्म हमको समझाना था, लेकिन यहां पे आपको ऑलरेडी कह रहा है अ बॉय हैज अ फ्यू क्वाइंस। एक लड़का के पास एक लड़का के पास कुछ क्वाइंस है। अब ये क्वाइंस है क्या क्या, तो कह रहा है कि 50 पैसा है, अभी हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले आपको लिखना है। फिर कह रहा है कि 25 पैसा है, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पैसा है। मतलब एक लड़का के पास 50 पैसा वाला क्वाइन है, 25 पैसा वाला क्वाइन है और 10 पैसा वाला क्वाइन है। इन द रेशियो का मतलब यहां क्वांटिटी दे चुका है। क्वांटिटी में कितना लिखा हुआ है, तो 50 पैसा का एक क्वाइन है, 25 पैसा का 2 क्वाइन है और 10 पैसा का कितना क्वाइन है, 3 क्वाइन है। सब क्वाइन आपको ऑलरेडी दे चुका है। इतना करने के बाद हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि अब हम देखेंगे टोटल कलेक्शन। तो टोटल कलेक्शन का मतलब 50 पैसा का अगर एक सिक्का है तो क्या यहां से टोटल मेरे पॉकेट में पैसा बना क्या, 85 पैसा। 25 पैसा का अगर 2 सिक्का है तो यहां से भी टोटल कलेक्शन मेरे पास 50 पैसा बना। और 10 पैसा का 3 सिक्का है तो यहां से हमारे पास टोटल कितना पैसा बना,
30 पैसा। 50 पैसा का एक सिक्का, 25 पैसा का दो सिक्का और 10 पैसा का तीन सिक्का। तो हम लोग ये बोलेंगे कि टोटल हमारे पास ये है। अब इन तीनों को जोड़ना पड़ता था, तीनों को जोड़ेंगे तो ये तीनों को जोड़ने पे आ रहा है 130 पैसा। तो एक काम करते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन रुपया में दिया हुआ है और यहां टोटल पैसा में आया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस 130 पैसा को भी रुपया में बदल देते हैं। तो 130 पैसा को हम 1.3 रुपीज भी लिख सकते हैं। अब ये 1.3 रुपीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6.5 को, क्योंकि रुपया में। तो 1.3 से 6.5 होने में कितना मल्टीप्लाई होगा भाई, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। और इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ 10 पैसा क्वाइन, तो 10 पैसा क्वाइन वाला भाई कितना है, तो 10 पैसा क्वाइन वाला हमारे पास 3 सिक्का है, तो इस 3 में भी मल्टीप्लाई हमको कितना कर देना होगा, 5। तो 3 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबका सही है ना, विशाल, इशरा, सोनू, सबका आंसर सही है। नेहा, सोनू, शिव, चलिए चलिए भाई। तो ये दो क्वेश्चन जो था हम लोग का, ये क्वाइन से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। अब होता क्या है सर कि जब किसी भी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो एक बेसिक सा थ्योरी तो हम लोग पढ़ लिए कि भाई रेशियो का क्या है, लेकिन चूंकि ये अर्थमेटिक जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, लैंग्वेज बेस्ड बोलते हैं। अब इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि वो अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के क्वेश्चन को तैयार करता है। ठीक है, तो कोई इतना ज्यादा नहीं है कि जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। अब जैसे ये जो 26 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है, ये एकदम बेसिक हमारे ह्यूमन थॉट के ऊपर है। ठीक है, जैसे थॉट के ऊपर का मतलब क्या कि जैसे कोविड आया था, तो कोविड के दौरान कैसे हुआ था कि कंपनी में से अपने इंप्लॉय को वो छांटना शुरू कर दिया था, क्योंकि सैलरी बन नहीं पाता था, काम हो नहीं पाता था। तो मान लेते हैं किसी कंपनी में अगर 50 आदमी काम कर रहा था तो 30 आदमी को कह दिया कि भाई आप कंपनी को छोड़ना पड़े, तो 20 ही आदमी नौकरी पे रह रहा था। ठीक है, और चूंकि 20 आदमी ही वो 50 आदमी के बराबर को काम करना था, तो कंपनी वाला क्या किया कि सबके सैलरी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसी बेसिस पे ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है एन एम्प्लॉयर reduces the number of his employee in the ratio 9:4। एक एम्प्लॉयर है, एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रहा है कि अपने एम्प्लॉय की संख्या को रिड्यूस करता है, किस रेशियो में, तो 9:4। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कंपनी में अगर 9 आदमी काम कर रहा था, तो अब कंपनी में मात्र कितना आदमी काम करेगा, 4 आदमी। समझ में आया लैंग्वेज। एंड इंक्रीजेस देयर वेजेज, वेजेज का मतलब हुआ पैसा। अब कंपनी में क्या करता है कि एम्प्लॉय की संख्या तो को घटा दिया, लेकिन उसके सैलरी को क्या करता है, बढ़ा दिया, कि भाई बाकी लोग के अंदर ये ना जाए, निगेटिविटी ना हो, तो वो क्या करता है कि सैलरी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा रहा है सैलरी, तो 2:5। 2:5 का मतलब ये हुआ कि पहले एक आदमी को अगर 2 रुपया मिलता था सैलरी, तो अब कितना रुपया मिलेगा, 5 रुपया। अब 2 रुपया की जगह 5 रुपया मिलेगा तो किसी भी एम्प्लॉय खुशी हो जाएगा। तो सेम कहानी है। तो अब हमसे कह रहा है कि स्टेट वेदर ने हिज बिल ऑफ टोटल वेजेस, आपको यह बताना है कि उस कंपनी का जो टोटल बिल बनेगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। स्टेट वेदर हिज बिल ऑफ टोटल वेजेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये आपको पता करना है कि अब उस कंपनी का इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एंड इन व्हाट रेशियो, और किस रेशियो में डिक्रीज हो रहा है, ये आपको पता करना है। तो कौन सा आंसर, बी, 9:10। हाँ, तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तरफ ओल्ड लिख देंगे और एक तरफ क्या करेंगे, न्यू लिखेंगे। एक तरफ ओल्ड और एक तरफ न्यू। सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय की संख्या। एम्प्लॉय की संख्या के बारे में क्या बोला है कि शुरू में कंपनी में अगर 9 आदमी काम करता था, अब कितना आदमी काम करता है, 4 आदमी। शुरू में अगर 9 आदमी काम कर रहा है तो अब 4 आदमी काम कर रहा है, और इसके सैलरी को बढ़ा दिया गया, मतलब इसके वेजेज में, आगे का लाइन हम क्या लिखेंगे, वेजेज। वेजेज क्या करता है कि 2 कितना कर दिया, 5। मतलब कंपनी का पहले 2 रुपया एक आदमी को देता था, तो अब 5 रुपया। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल बताइए क्या इफेक्ट पड़ा, तो अब हम यहां से निकालते हैं टोटल कलेक्शन।
टोटल कलेक्शन का मतलब क्या कि पहले एक आदमी को 2 रुपया सैलरी मिलता था और ऐसे काम करने वाले इंप्लॉय की संख्या है 9। तो टोटल कितना रुपया खर्चा पड़ा? तो 9 इंटू 2 18 रेशियो 5:4 यानी 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना? 20। अब चूंकि ये रेशियो के फॉर्मेट में है तो 2 के टेबल से काट देते हैं, तो 2 के टेबल से काटेंगे तो 9 रेशियो कितना? 10। मतलब ये कि पहले कंपनी का अगर 9 रुपया खर्च होता था तो अब कंपनी का कितना रुपया खर्च होता है? 10 रुपया। तो ये बढ़ जाएगा 9 रेशियो कितना? तो 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो पहले कंपनी का अगर 9 रुपया खर्च होता था तो अब कंपनी का 10 रुपया खर्च होगा। ठीक है, चलिए भाई 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है भाई। अब इसको थोड़ा सा देखिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो लोग लास्ट क्लास अगर नहीं जुड़े होंगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हम लोग चैप्टर पढ़े थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें रेशियो के कॉन्सेप्ट तो देख लिए थे, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या था भाई उसको भी देख लेते हैं। प्रोपोर्शन का तो रेशियो के लिए हम लोग बोलते थे कि 2 डाटा रहता था, ए रेशियो बी रहता था। लेकिन जब वर्ड अगर प्रोपोर्शन आएगा, मतलब 4 डेटा को अगर कंपैरिजन करना होता था तो प्रोपोर्शन के लिए 4 डेटा होता था। जैसे हम लोग लिखते थे ए रेशियो बी और फिर यहां पे लिखते थे प्रोपोर्शन सी रेशियो क्या? डी। मतलब ये जो 4 डॉट है, इसी डॉट को हम लोग क्या बोलते थे? प्रोपोर्शन। इसी डॉट को हम लोग क्या बोलते थे? प्रोपोर्शन बोलते थे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था भाई? प्रोपोर्शन का मतलब था इक्वल टू। प्रोपोर्शन का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? इक्वल टू पढ़े थे। अब ये प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट होता क्या था कि कभी भी अगर 4 डेटा दे दे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसका मतलब इक्वल टू होता था। तो हम लोग पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हुआ कि ए इंटू हम लोग क्या करते थे? डी। फिर यहां पे इक्वल्स टू का साइन देते थे। प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का मतलब हम लोग लिखते थे बी इंटू में क्या? सी। मतलब हम लोग ये पढ़े थे कि अगर हमारे पास प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट रहेगा तो हम लोग पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ क्या? मीन्स। ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। कभी भी अगर आपके पास 4 डेटा दे दे, जैसे P रेशियो Q प्रोपोर्शन R रेशियो S, तो हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन? बाहर वाले का प्रोडक्ट यानी P इंटू S इक्वल्स टू क्या करेंगे? ये अंदर वाले का प्रोडक्ट Q इंटू में R। तो हम लोग ये पढ़े थे, चूंकि थ्योरी उस समय हो चुका था, तो हम लोग कैसे पढ़े थे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाहर वाले का प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ क्या पढ़े थे? मीन्स पढ़े थे। ठीक है, अब इस लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं। बड़ा लैंग्वेज है तो देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा लैंग्वेज है, आपको पहले लैंग्वेज को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ अ सेमिनार द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पार्टिसिपेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट वाज 3:1। मतलब ये कह रहा है कि एक सेमिनार में मेल और फीमेल का रेशियो कितना था? 3:1। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेल की संख्या 3x होगा तो रेशियो फीमेल की संख्या कितना? 1x था। तो 1x लिखे या फिर x लिखे, बात एक ही है। क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्मेट में लिखा था तो अपने मन से एक कांस्टेंट टर्म हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां तक का लैंग्वेज खत्म। दूसरा, कभी भी आपको यह गलती नहीं करना है अर्थमेटिक में, एक मेरा अपना ओपिनियन है कि ऐसे कभी भी नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 27 को हमको बनाना है तो हम पहले पूरा का पूरा एक बार क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहां पे खत्म करेंगे। यह गलती कभी भी नहीं करना है। क्यों भाई? मान लेते हैं कि एक बार आप पूरा लेकर लास्ट तक आप लैंग्वेज को पढ़ भी लेते हैं तो सॉल्यूशन करने के लिए वापस आपको पहले लाइन को फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं करना है कि अर्थमेटिक के पूरे क्वेश्चन को एक बार आपको फिनिश नहीं करना है। जितना क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला उतना काम आप कर लीजिए। तो पहले हम पढ़ के हमको यह समझ में आया कि मेल और फीमेल के बीच का रेशियो 3:1 था, तो 3x रेशियो हम लोग क्या लिख दिए? 1x लिख दिए। इतना काम, ये पहला लाइन था। अब आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द टी ब्रेक 16 मेल पार्टिसिपेंट लेफ्ट। मतलब ये होता है कि सेमिनार के दौरान ब्रेक होता है। अब ब्रेक होने के दौरान 16 मेल
पार्टिसिपेंट जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, वो चले गए, मतलब 16 मेल अगर छोड़ के चले गए तो अब हम बोलेंगे कि मेल की संख्या कितना बचा होगा, तो 3x माइनस कितना बचा होगा 16, ऐसे ही बचा होगा ना सर, मेल की संख्या छोड़ के चला गया। एंड 6 मोर फीमेल पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड, और मेल की संख्या 16 आदमी छोड़ के चला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 6 फीमेल पार्टिसिपेंट इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो भाई मेल की संख्या इधर हो गया और फीमेल की संख्या इधर हो गया। कुछ भी रेशियो में प्लस माइनस होता है तो वो बदल जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, देन द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल वाज 2:1, और इतना होने के बाद ये मेल और फीमेल के बीच का रेशियो कितना बच जाता है, तो 2:1। तो बीच में हम लोग प्रोपोर्शन का साइन देंगे और यहां पे क्या लिखेंगे 2:1। अब जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज नहीं होता, मान लेते हैं कि एग्जाम में अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से बन जाने वाला था। तो हम दोनों पे वर्क करेंगे। पहले तो हम डिटेल पे हम जा रहे हैं कि भाई कैसे बन रहा है, और उसके बाद इस पे भी आएंगे कि अगर हमारा ये ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होता तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जरा बताइए हमको, 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3x में तो क्या हमारे पास यही बचेगा क्या, 3x माइनस 16, और बराबर 2 से जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में कितना होगा, 6 2 जा 12 होगा क्या। फिर x बराबर यहां से निकल के आ गया 28, और जब x बराबर 28 आ गया तो हमसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का मतलब हुआ कि मेल और फीमेल मिलाकर कितना है। तो भाई मेल और फीमेल मिलाकर 3 और 1 मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो 4 था, 4x था। तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि हमको वैल्यू चाहिए 4x का, तो 4 और x की जगह यहां पे क्या बोलेंगे 28, तो ये वैल्यू हो जाएगा 112। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, जिसको हम लोग बोलेंगे डिटेल प्रोसेस। क्योंकि नन ऑफ दीज लिखा है तो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा सर। अब मान लेते हैं सर कि यहां नन ऑफ दीज ना होके कोई एक ऑप्शन रहता, मान लेते हैं 114 रहता, मान लेते हैं सर ऐसे 110 12 13 14 एक कोई डाटा यहां पे लिखा हुआ था। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बनाने के साथ साथ हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ ऑप्शन पे भी एक नजर होना चाहिए, आपको ऑप्शन पे भी नजर होना चाहिए। हमको यह समझ में आ रहा है कि लास्ट लाइन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में हमारे पास टोटल कितना था, 3 और 1 मिलाकर टोटल हम बोलेंगे, टोटल तो ये 4 ही था, मेल और फीमेल मिला के टोटल कितना 4 था। तो ऑप्शन से इसको कैसे टैकल करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि 4 के टेबल से, चूंकि टोटल 4 है तो 4 के टेबल से हमारे पास कौन सा ऑप्शन कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 के टेबल से कौन सा ऑप्शन यहां पे कंप्लीट कटेगा, 110 नहीं कटने वाला था 4 के टेबल से, 113 नहीं कटने वाला था, 114 नहीं कटने वाला था, तो सिंगल ऑप्शन था 112। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तब था जब आपके ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं था और 4 के टेबल से कटने वाला मात्र एक ही ऑप्शन था। मान लेते हैं 4 के टेबल से कटने वाला आपके पास यहीं पे 20 ही रहता, मान लेते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, तब हमको पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच भी ध्यान रखना है, क्योंकि टोटल 4 पूछा है तो 4 से कटने वाले कौन सा ऑप्शन था, तो हम ऑप्शन को देख के भी आंसर को टिक कर सकते थे। ठीक है, वहां से क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा और भी शॉर्टकट हो जाएगा। क्लियर इतना? तो ये लैंग्वेज समझ में आ गया भाई। कभी भी अगर बड़ा बड़ा लैंग्वेज रहेगा, जैसे 2024 वाला जो हम लोग का पहला क्लास सीसेट वाला था, उन सारे क्वेश्चन में ऐसे ही था, 5 लाइन का 7 लाइन का क्वेश्चन आपके पास दिया था। बट वहां भी एक्सप्लेनेशन में हम लोग ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिटेल प्रोसेस पे हम लोग जा रहे थे। हर अर्थमेटिक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही ऐसे होगा, क्योंकि पेपर ही ऑब्जेक्टिव है। तो भाई ऑब्जेक्टिव में लेंदी क्वेश्चन थोड़ी देगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स आपका उस क्वेश्चन में था जो आपसे मिसिंग है। दूसरा, कभी भी एग्जाम में कहता ही नहीं है कि 100% बनाने के बाद रिजल्ट ही होगा, तो वो साफ साफ तो ये कहता ही है कि 30-20 क्वेश्चन तो आपको छोड़ के ही आना है। तो इन सारे बातों को देखना है। ठीक है, तो ये हो गया सर 27।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और 20, अच्छा चलिए ठीक है, 27 ही फिर से आ गया, नंबरिंग से कोई नहीं है। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन का लैंग्वेज, तो एक बार जरा बस आप लैंग्वेज को एक बार पढ़ के जरा देखिए, तो एक बार ट्राई करके देखिए लोग। मिस्टर पंडित ओन 950 गोल्ड कॉइन्स, मतलब एक पंडित जी थे जिनके पास टोटल 950 सोने का सिक्का था। पहले लाइन में हमको यही समझ में आ रहा है, 950 सोने का सिक्का था। ऑफ विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग हिज 3 डॉटर्स ललिता, अमिता एंड नीता। मतलब हमको ये समझ में ये आ रहा है कि एक पंडित जी के पास टोटल 950 सोना का सिक्का है और इस 950 सोने के सिक्के को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेटी में, और इनके तीनों बेटी का नाम क्या था? तो ललिता था, फिर दूसरा का नाम अनीता था और तीसरा का नाम नीता है। ललिता, अमिता और नीता, बस हमको इतना समझ। जितना क्वेश्चन का लैंग्वेज है भाई पढ़ते चलिए, डायग्राम के थ्रू बनाइएगा तो बड़ा आसानी से सारा चीज निकल जाता है। ठीक है भाई, फिर आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि ललिता गिव 25 गोल्ड कॉइन्स टू हर हस्बैंड। मतलब ये कह रहा है कि ललिता को जितना भी शेयर मिला होगा ना पंडित जी के थ्रू, इस शेयर में से 25 शेयर जो है वो अपने हस्बैंड को दे देती है। हस्बैंड को दे देती है मतलब इसके शेयर में से 25 सिक्का घट गया होगा, यही ना हुआ भाई, 25 सिक्का घट गया होगा। अमिता क्या करती? 15 सिक्का वो डोनेट कर देती। तो भाई 15 सिक्का अगर हम किसी को दान में दे दिए तो 15 माइनस हो गया मेरे में से। और फिर क्या कह रहा है? एंड नीता मेड ज्वेलरी टू 30 गोल्ड कॉइन्स। और ये नीता जो है वो क्या करती है? 30 का ज्वेलरी बना देती है। तो इसके शेयर में से तो 30 घट गया। घटने के बाद, इतना होने के बाद क्या कर रहा है? द रेशियो ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है कि अब जो उनके पास बचा है उनके बीच का रेशियो कह रहा है 20 रेशियो 73 रेशियो 83। ये बोला है कि अब उनके पास जो सिक्का बचा है उनके बीच का रेशियो क्या है? तो 20 रेशियो 73 रेशियो कितना बोला है? 83। ठीक है भाई, तो चलिए इतना जब निकल ही गया तो हम लोग आगे क्या पढ़े कि पहले इन तीनों हिस्सा को जोड़ दीजिए। तो तीनों हिस्सा को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये बनेगा 8 7 15, 15 2 17, 176 बनेगा। 176 बनेगा। और ये 176 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 950 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हम लोग बोलेंगे कि ये 950 में से, 950 तो टोटल था जिसमें से 25 सिक्का माइनस हो गया है, फिर इसमें से 15 सिक्का माइनस हो गया है और इसमें से 30 सिक्का माइनस हो गया है। तो हम इसमें से क्या करेंगे? ये माइनस करेंगे। 950 में से 25, 15 और 30 को माइनस करेंगे। तो 950 में से अगर इसको माइनस कीजिएगा तो 70 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 880 बचेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 176 रिप्रेजेंट करेगा 880 को। कितना मल्टीप्लाई होगा भाई? 5। और जब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट में कह रहा है हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड अमिता रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पंडित। यानी अमिता को कितना हिस्सा मिलेगा? तो अमिता का शेयर 73 है, तो इस 73 में पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 है। और इसी सिक्का में से वो 15 सिक्का वो डोनेट की थी, तो प्लस हमको कितना जोड़ना होगा? 15। और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको बोलना होगा कि 380 हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ये समझ में आया ये वाला कि भाई ये तो टोटल 950 में तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन उस 950 में से कुछ हिस्सा माइनस हो रहा था। ललिता 25 शेयर दे दी थी, अनीता 15 शेयर दे दी थी और नीता 30 शेयर दे दी थी। सारे शेयर को माइनस करने के बाद उसके पास 880 बचा हुआ है। लेकिन लास्ट लाइन जो क्वेश्चन पूछ रहा था, रिपीट करना, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल हमारे पास 950 रुपया है। आप ऐसे समझिए, इस 950 रुपए को 3 बेटी में बांटना है, ललिता, अनीता और ये नीता के बीच बंटवारा करना है। ललिता को हम जितना भी रुपया दिए थे उसमें से 25 रुपया वो अपने हस्बैंड को दे दी। अनीता क्या करती है कि 15 रुपया डोनेट कर देती है और नीता जो है वो 30 रुपया का वो अपने सोने का ज्वेलरी वगैरह बनवा लेती है।
ये डाटा लिखा था। तो इतना माइनस हो गया है, माइनस हो गया। माइनस होने के बाद रेशियो बचता है 20:73:83। ये रेशियो बचा हुआ है रिमेनिंग का, क्योंकि कह रहा है लेफ्ट का रेशियो बचा हुआ है। अब इतना हुआ तो भाई कितना रुपया टोटल था, तो 950 में से हम 25, 15 और 30 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो 880 बचेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों रिमेनिंग पैसा को जोड़े तो 176, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 880 को। तो 5 मल्टीप्लाई इसमें। तो पूछा जा रहा था कि अमिता को कितना रुपया मिला था पंडित के थ्रू। तो अमिता का शेयर 73 में भी हम 5 मल्टीप्लाई किए, जो कि 365 है, और इसमें फिर से हम प्लस कितना कर देंगे, 15, क्योंकि ये 15 सिक्का ये यहां पे डोनेट की थी, तो 15 तो इसको मिला ही था। तो प्लस 15 करने के बाद हमारे पास 380 बचा हुआ है। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन कह रहा था द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल वाज 660। मतलब पहले लाइन में हमको यह समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 660 है। द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स वाज 13:9। तो अगर हम आगे क्वेश्चन नहीं पढ़े और सिर्फ इतना ही दिमाग लगाए कि टोटल 660 है और उस टोटल 660 को हमको रेशियो में बांटना है 13:9 में, तो क्या एग्जैक्ट बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकल जाएगा? तो तब चलिए निकाल के देखिए उतना लैंग्वेज। तब तक बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि टोटल आपके पास 660 है और उसको दो हिस्सा में बांटना है 13:9 में। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि रेशियो को जोड़ेंगे तो 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 22 होगा, और 22 रिप्रेजेंट कर रहा था 660 को। तो 30 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो बॉयज की संख्या पूछेगा तो 390 और गर्ल्स की संख्या पूछेगा तो 270 हो जाएगा। हाँ, तो देख लेते हैं। टीचिंग मोड में तो हुआ है। ठीक है। चलिए भाई, हम लोग का ये क्वेश्चन था 29 नंबर, कितना आ रहा था 30। चलिए हाँ, विशाल का ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर हम सिर्फ पहले लाइन के बारे में बात करें तो हम ये बोलेंगे कि टोटल 660 था और इस 660 को दो हिस्सा में बांटना है। और बांटने का तरीका में क्या बोला है कि एक बॉयज वाला है हिस्सा और दूसरा गर्ल्स वाला। रेशियो कितना बोला है भाई, तो 13 रेशियो कितना बोला है। तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते थे कि पहले दोनों रेशियो को जोड़ लेते थे। तो 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 22, और ये 22 रिप्रेजेंट करेगा 660 को। कितना मल्टीप्लाई होगा, तो 30 टाइम्स। और इसी 30 को बोलते थे कांस्टेंट टर्म। अगर हमसे बॉयज के बारे में पूछेगा तो 390 होगा, और गर्ल्स के बारे में पूछेगा
तो 270 होगा। मतलब पहले लाइन को पढ़ के हम इतना निकाल लिए कि बॉयज की संख्या 390 और गर्ल्स की संख्या 270। अब ये भी पहला वाला क्वेश्चन है। चलिए इसरा विशाल सबका आ गया आंसर, सोनू सबका। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल। मतलब ये कि पहले लड़कों की संख्या 390 तो था, फिर हट गया। पहले 390 तो था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 390 तो था, लेकिन इसमें से कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो -x हो गया। और गर्ल्स की संख्या में क्या होता है कि 30 ज्वाइन हो जाती हैं, तो 270 पहले से थी, तो 30 ज्वाइन होने के बाद प्लस में क्या लिखना होगा, 30। इतना होने के बाद क्या बोला है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 6:5। यानी इतना होने के बाद ये रेशियो कितना बनेगा, 6 कितना बनेगा, 5। बस इसको कैलकुलेट करके आपको x का वैल्यू निकालना है। क्या पढ़े हैं भाई, अभी पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 5 के टेबल से अगर हम 390 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 होगा, और माइनस बनेगा 5x। 270 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो 300 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800, यानी 5x इक्वल्स टू 150। तो x बराबर जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू कितने के बराबर होगा, 30। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, कि कितने लड़के स्कूल छोड़ के चले गए, तो हमारा आंसर होगा 30। पहले लाइन से हम ये निकाल लिए कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या था कितना। दूसरे लाइन में हमको ये पता चला कि कुछ लड़के छोड़ के चले गए, तो -x, और 30 लड़की ज्वाइन कर गई, तो 270 में हम लोग क्या किए, +30 कर लिए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है, चलिए भाई 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन था जैसे पहले वाला, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। सेम क्वेश्चन। अच्छा, ये पहला वाला ही क्वेश्चन हो गया भाई, जो 3:1 था कि 16 मेल ज्वाइन करते थे और 6 फीमेल पार्टिसिपेंट यहां से हट जाते थे। चलिए, तो ये भी हो चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा, इसी में था क्या? अच्छा हाँ, चलिए भाई 31 नंबर देखिए। क्या 3:1 हो तो गया था ये वाला एट द टाइम ऑफ, बस यहां पे लैंग्वेज वहां पे दूसरा था, यहां पे बस स्टार्टेड है, और वो पहले वाले क्वेश्चन में सेमिनार लिखा हुआ था, तो दोनों क्वेश्चन आपका सेम था। ये भी हो गया था ये वाला क्वेश्चन। चलिए भाई 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। जितना बड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना बोला गया है पहले आपको उतने पे काम करना होगा। जैसे 33 में कह रहा था, द फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास फेयर बिटवीन 2 स्टेशन वर 10:8:3। हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास का फेयर था। मतलब ये फर्स्ट क्लास वाला डाटा है, यहां पे सेकेंड क्लास वाला डाटा है, और यहां पे मानेंगे थर्ड क्लास वाला। और फेयर का मतलब हुआ कि कितना पैसा लगेगा। तो फर्स्ट क्लास में जो आदमी सफर करेगा उसको 10 रुपया देना पड़ेगा, सेकेंड क्लास में जो आदमी जाएगा 8 रुपया देना पड़ेगा, और थर्ड क्लास में जो जाएगा उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 3 रुपया। ये पहला लैंग्वेज है। एंड द नंबर ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास पैसेंजर्स बिटवीन 2 स्टेशन इन अ डे। इसके बाद पैसेंजर्स के बारे में बोला है। पैसेंजर्स के बारे में क्या बोला है कि फर्स्ट क्लास में पैसेंजर जो जाते हैं वो 3 आदमी जाता है, सेकेंड क्लास में जो पैसेंजर जाता है वो 4 आदमी जाता है, और थर्ड क्लास में जो पैसेंजर जाएगा वो 10 आदमी जाने वाला है। इतना डाटा हमारे पास लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। आगे कह रहा था, द सेल ऑफ टिकट ऑफ द पैसेंजर्स रनिंग बिटवीन 2 स्टेशन, यानी टोटल कलेक्शन जो टिकट से होता है वो 8,050 रुपया होता है। अगर हम आपसे कह दे कि चलिए यहां पे टोटल कलेक्शन हुआ कितना, तो टोटल कलेक्शन आप कैसे बोलिएगा, एक आदमी का टिकट का प्राइस 3 रुपया लगता है, ऐसे पैसेंजर्स जो जाते हैं उनकी टोटल संख्या यहां पे 10,
तो टोटल 10 गुना 3 करे होंगे तो 30 रुपया लगा। 8 गुना 4 यहां से 32 रुपया कमाई हो रहा है, और यहां से टोटल कितना कमाई हो रहा है, 30 रुपया। सब डाटा हम लोग का निकल गया। और चूंकि रेशियो के फॉर्मेट में है तो हम इसको काट छाट के लोएस्ट फॉर्म तो करेंगे। तो 2 के टेबल से काटेंगे तो 15, 2 के टेबल से काटेंगे 16, और 2 के टेबल से काटेंगे कितना, 15। अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। तीनों को आपस में जोड़ने पे 46, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 8050। अब ये कितना मल्टीप्लाई हुआ है, तो चलिए अब हम यहां पे साइड में निकाल लेते हैं। 8050 डिवाइड बाई कितना करना है, 46 करना है। अगर 23 के टेबल से काटेंगे तो 2, 23 के टेबल से काटेंगे तो 23 जा 69, 105 30, और फिर 2 के टेबल से काटेंगे 175। यानी कितना मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 175 टाइम्स। ठीक है भाई। तो जब 175 टाइम्स इसमें हो रहा है तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वाज रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ सेकंड क्लास टिकट। यानी हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सेकंड क्लास टिकट कितना होगा, तो इसमें भी कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 175। ठीक है, चलिए तो निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। चलिए विशाल, इसरा, सोनू, ये समझ में आया भाई लैंग्वेज? $2800, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। 175 इंटू 16 करेंगे, या तो 16 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन आसान करना है तो 175 को डबल करके 350 कर दीजिए, और 16 को 8 कर दीजिए, तो 35 इंटू 8 डबल हो जाएगा, तो आपका आंसर 2800 हो जाएगा। हाँ, सोनू, गौरी, नेहा, इसरा, विशाल, सबका आंसर सही है भाई। ठीक है, चलिए सर, तो ये वाला भी हो गया फेयर वाला कि कैसे कैसे क्वेश्चन था। बस अगर ध्यान से देखिएगा तो लैंग्वेज बड़ा होते जा रहा है, लैंग्वेज आपको बदल रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन का जो तरीका है ना, वो लगभग सारे क्वेश्चन का आपका सेम जा रहा है। ठीक है, चलिए उसी का थोड़ा सा आपका क्या है ना कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उसी का 34 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। जो पैटर्न आप अभी पढ़े वही पैटर्न है, बट थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को चेंज किया है। रेलवे फेयर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास बिटवीन टू स्टेशन वर इन द रेशियो 8:6:3। थोड़ा सा पहले इस पे अलग से हम बनाते हैं 8, 6 और 3। कह रहा है कि 3 क्लास है तो एक पहले क्लास में 8 रुपया लगता है, दूसरे क्लास में 6 रुपया लगता है, और तीसरे क्लास में 3 रुपया लगता है। ये कह रहा था, फेयर के बारे में बात किया है। ठीक है, अगला लाइन पढ़ते हैं। आगे कह रहा है द फेयर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास वर सब्सिक्वेंटली रिड्यूस बाई 1/6, 1/12 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये कह रहा है कि जो पैसा फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास वाला था उसमें पहले क्लास में रिड्यूस होगा 1/6 रिड्यूस होगा, दूसरे में 1/12 रिड्यूस हो रहा है, तीसरे के बारे में कोई चर्चा नहीं किया हुआ था। तो हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट क्लास का जितना भी फेयर लगने वाला था इसमें रिड्यूस होता है, माइनस होगा कितना, 1/6, और इसमें कितना रिड्यूस हो रहा है, तो 1/12। और थर्ड क्लास के भाड़े में कोई चेंजिंग नहीं था, तो ये जैसे था वैसे ही इसका लिखा हुआ है। अभी बताएंगे कि 1/6 1/12 का मीनिंग क्या हुआ। चलिए फिर आगे का लैंग्वेज। इतना होने के बाद इफ ड्यूरिंग अ ईयर द रेशियो बिटवीन द पैसेंजर्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास वर 9:12:26। पहले वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही था, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ये वाला जोड़ दिया है। अब कह रहा है कि चलिए पैसेंजर्स की संख्या 9:12:26 है, तो 9:12:26 यानी अगला लाइन बोला है पैसेंजर्स। क्या बोला है भाई कि यहां पे 9 आदमी आते हैं, यहां पे ट्रैवलिंग करने के लिए 12 आदमी जाते हैं, और यहां पे ट्रैवलिंग करने के लिए 26 आदमी जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास टोटल कलेक्शन दिया हुआ है। अगर हम आपसे पूछते कि चलिए यहां पे टोटल कलेक्शन कीजिए तो बिल बनाइए, तो कितना रुपया हुआ इनका, ये 1/6 का मीनिंग क्या हुआ जरा समझिएगा। मेरे
पॉकेट में जितना भी पैसा था उसका 1/6 रिड्यूस होता है। अब पहला दिन का क्लास याद कीजिएगा, हम लोग उसमें यह पढ़े थे कि अगर कभी भी डेटा हमारे पास फ्रैक्शन में रहे तो फ्रैक्शन में रहने का मतलब यह होता है कि नीचे वाला होता है टोटल, और इस टोटल में ये 1 रुपीज जो कह रहा है ना वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब ये कि टोटल हमारे पॉकेट में था 6 रुपया, उसमें से 1 रुपया रिड्यूस होगा तो अब हमारे पॉकेट में कितना रुपया बचेगा? 5। यहां कह रहा था 1/12 रिड्यूस होता है, यह भी फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल 12 रुपया था जिसमें से 1 रुपया हमारा रिड्यूस होगा तो अब कितना रुपया बचेगा? 11 रुपया बचेगा। कलेक्शन कैसे होगा? तो चलिए पहले फेयर पे आते हैं। हम ये बोलेंगे कि पहले से हमारा 8 रुपया जो लगता था फेयर, उसमें 1/6 रिड्यूस हुआ तो बचा कितना? 5। तो 5 हमको क्या लिखना होगा? 6। ये इतना हिस्सा जो हुआ ये हुआ फेयर, और इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 9। सामने सामने ही मल्टीप्लाई करते थे। रेशियो पहले जो यहां पे भाड़ा लगता था 6 रुपया, इस भाड़े में क्या होता है? रिड्यूस होता है, 1/12 रिड्यूस हुआ है तो ये पैसा कितना बचेगा? 11/12। ये तो हो गया पैसा। इसमें नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग कितना किया है? 12। और रेशियो यहां पे पहले से 3 आदमी आते थे और एक आदमी का भाड़ा जो लगता था वो 26 रुपया लग रहा है। तो बस इसी को अब हमको सॉल्व करना है। अभी हम लोग पढ़े थे कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो पहले तो इसको काट छाट कीजिए भाई। हमको यह समझ में आ रहा है कि इस 12 से इस 12 को हम काट देंगे, फिर क्या बोलेंगे? 3 के टेबल से हम इस 2 को काटेंगे और 3 के टेबल से हम इस 9 को काट देंगे, और फिर 3 के टेबल से इस 8 को भी काट देंगे। कितना? 4। ये सारा का सारा डाटा नॉर्मल हो गया। अब सामने वाले टर्म में देखेंगे कि क्या कुछ कटने वाला है, तो कट रहा है। 6 के टेबल से सब कटेगा। देखिए 6 के टेबल से अगर काटेंगे तो ये 3 यहां से कटेगा और यहां से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा। 4 गुना 3 12, 6 के टेबल से काटेंगे तो 2 बचेगा। यहां ऑलरेडी आपका ये 6 कट चुका है, और 3 के टेबल से ये काट दिए और 2 के टेबल से इसको काट दिए तो 13 बच गया। मतलब पूरा का पूरा डाटा जो है ना ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गया। तो 5 2 जा, यहां पे 10 बचा, रेशियो यहां पे 11 बचा, रेशियो यहां पे कितना बचा? 13 बचा। और अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 34, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था। तो डाटा कितने के बराबर लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में? तो डाटा लिखा था 1088 के बराबर है, तो ये 34 रिप्रेजेंट करेगा 1088। तो देख लीजिए कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 32 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई भी कितना कर देंगे? तो 32। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि फर्स्ट क्लास का फेयर कितना था, तो 10 में भी 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 320। तो बहुत लेट आ रही है, अभी आ रही है? अच्छा अच्छा, हमको लगा अभी अब जाने के टाइम पे आ रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास का पूछ रहा था तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो जा ही रहा है ना, ऐप पे भी तो जा ही रहा है। चलिए भाई, ये वाला भी हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 35, और लैंग्वेज भी इसका बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बड़ा सा लैंग्वेज तो है ही भाई, इसी टाइप का आपका लैंग्वेज भी पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन के थीम को समझते हुए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स। मतलब हम यहां पे क्या करते हैं ना, ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ब्लैक सॉक्स हम 4 पेयर मंगाते हैं, एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन। और सम पेयर ऑफ ब्राउन का मतलब क्या? कुछ पेयर हम ब्राउन मंगाते हैं। ठीक है भाई, इतने लाइन में हमको यह समझ में आया ना कि एक तरफ हम ब्लैक सॉक्स मंगाएंगे तो एक तरफ हम क्या मंगाएंगे? ब्राउन सॉक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लैक सॉक्स की संख्या 4 है और ब्राउन सॉक्स की संख्या कितना? x। क्लियर इतना? इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद कह रहा है द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर इज डबल दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर।
संख्या तो पता चल गया भाई, ये क्वांटिटी तो हमको पता चल गया। अगले लाइन में प्राइस के बारे में बात हो रहा है। क्या बोल रहा है कि ब्लैक वाले का जो प्राइस होगा ना, वो ब्राउन वाले के प्राइस का डबल होगा। डबल का मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर ब्राउन वाले का प्राइस 1 रुपया होगा तो ब्लैक वाले का प्राइस कितना रुपया होगा? 2 रुपया। ऐसे ही होगा भाई। अब जरा आप इमेजिनेशन कीजिए, आगे क्वेश्चन क्या है छोड़ दीजिए। हम आपसे कह रहे हैं कि चलिए आप जो सामान, जैसे हम लोग मार्केट में अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मन ही मन हम भी तो कैलकुलेशन करते हैं भाई कितना रुपया लगने वाला है। तो अब आपसे अगर ये बोले कि चलिए भाई बिल बनाइए, कैसे बनेगा? तो आप क्या बोलिएगा? मनी मन आप सोचे होंगे कि ब्लैक वाला का एक सॉक्स का जो प्राइस है, पेयर का जो प्राइस है वो 2 रुपया है, और ऐसे हम अगर 4 सॉक्स खरीदे हैं तो टोटल यहां से मेरा खर्चा कितना बन गया होगा? 4 2 कितना? 8 रुपया बिल बना होगा। प्लस ब्राउन सॉक्स जो है हम एक पेयर खरीदे हैं और यहां पे x रुपया लिखा हुआ है, तो यहां से कितना रुपया बन गया होगा? x। मतलब मनी मन हम ये सोच रहे हैं, और ओरिजिनल जो हकीकत है वो यही है कि प्राइस ब्लैक वाले का ब्लैक के साथ जुटा होगा और ब्राउन वाले का ब्राउन के साथ जुटा होगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है वाइल प्रिपेयरिंग द बिल, बिल बनाने के दौरान क्या होता है? एक छोटा सा हो जाता है गलती। द क्लर्क डिड अ मिस्टेक, क्लर्क से मिस्टेक होता है, एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स। मतलब क्या होता है कि बिल बनाने के दौरान क्या हुआ कि क्लर्क से मिस्टेक हो जाता है और ब्लैक वाले का प्राइस जोड़ देता है ब्राउन के साथ, ब्राउन वाले का प्राइस जोड़ देता है ब्लैक के साथ। समझ में आया भाई? ये इतना लैंग्वेज क्या लिखा है? मिस्टेक हो गया, क्या हो गया भाई? तो अब 4 का प्राइस जोड़ देता है यहां पे, तो 4, और यहां पे 2 का प्राइस जोड़ देगा तो कितना? 2x। मतलब जो बिल ऐसे बनना था वो गलती से बन गया ऐसे। अब कोई भी बिल में अगर गलती होता है तो क्या होगा? या तो प्राइस बढ़ गया होगा, और नहीं तो प्राइस क्या हो गया होगा? घट गया होगा। यही ना होता है भाई, अगर गलती से कुछ भी जोड़ घटा हो रहा है तो या तो वो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, न्यूट्रल तो रहेगा नहीं भाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स, दिस इंक्रीज द बिल बाय 50%। और जो गलती हुआ है उस गलती के दौरान क्या हुआ कि बिल का जो एक्चुअल प्राइस जो था उस प्राइस से 50% बढ़ गया। हम लोग आज का पहला क्लास ही पढ़े थे कि इंक्रीज वाला वर्ड पढ़े थे कि कोई भी परसेंटेज अपने आप में होता है 100%, और चूंकि ये 50% बढ़ गया तो 50% हम कंपैरिजन किए कैसे होंगे? ओरिजिनल जो प्राइस होगा उसी में ना बोलेंगे कि ना यहां तो प्राइस गड़बड़ हुआ है और ये प्राइस जो है वो 50% बढ़ गया, मतलब कितना? 150%। मतलब कुछ भी चेंजिंग हो रहा है, बिल बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम यही ना बोलेंगे नहीं ओरिजिनल तो ये वाला प्राइस था, इसमें 50% और बढ़ के हमारा बिल ये निकल के आ गया। तो कुछ भी होगा तो यहां पे अब इसी को सॉल्व करके ना आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे भाई? तो सॉल्यूशन का तरीका ये, 50 के टेबल से 100 को काटेंगे 2, और 50 के टेबल से 150 को काटेंगे 3। ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला 3 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, और प्लस में क्या लिखेंगे? 3x। बराबर में क्या बोलेंगे? इस 2 को मल्टीप्लाई हम 4 से किए होंगे तो 8 प्लस में कितना बन गया होगा? 2x। और जरा देखिए इसको कैलकुलेट किए होंगे तो क्या x इक्वल्स टू 16 आ जा रहा है क्या? और जब x इक्वल्स टू 16 आ रहा है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स। तो ब्लैक वाले का तो पता था 4 है, और ब्राउन वाले की संख्या अभी हम x का वैल्यू निकाल लिए 16, 4 के टेबल से काटेंगे तो ये 1 रेशियो कितना हो जाएगा? यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। हाँ, इशराब का आंसर सही है। ये समझ में आया ये वाला क्वेश्चन का लैंग्वेज? तो लैंग्वेज बड़ा है भाई, देखिए अर्थमेटिक हो, अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कहते ही है तो बड़ा तो होगा, लेकिन आपको क्या करना है? चीजों को समझते जाना है कि कैसे कैसे लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है। ठीक है।
ठीक है, चलिए भाई, क्या हो गया, क्या रहने दे, रहने दे, अभी तो है, अभी क्वेश्चन तो है। अच्छा एक क्वेश्चन और बता देते हैं, चलिए सेम क्वेश्चन है भाई, चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन पहला वाला था, सेम क्वेश्चन है 36 नंबर, तो ट्राई करके देखिए ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन था, सॉरी, क्वेश्चन ये कह रहा है ब्रजेश ऑर्डर 4 शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए, सम शर्ट्स ऑफ ब्रांड बी। दो तरह का शर्ट है, एक ब्रांड ए है तो दूसरा बोला गया है ब्रांड बी है, और इसमें क्या क्वांटिटी के बारे में बोला है, क्वांटिटी के बारे में यह बोला है कि ए ब्रांड का 4 शर्ट है और बी ब्रांड का सम शर्ट है, तो हम मान लिए एक्स शर्ट। क्लियर भाई। फिर कह रहा है द प्राइस ऑफ शर्ट ब्रांड ए वॉज ट्वाइस डेट ऑफ बी। प्राइस के बारे में बोला है, प्राइस के बारे में क्या बोला है, तो ये बोला है कि ब्रांड बी का जो प्राइस है वो उस प्राइस का डबल होगा ब्रांड ए का। अगर हम ये सोचे कि चलिए बिल कैसे बनेगा, तो बिल बनाने के दौरान अगर हम देखा जाए कि बिल कैसे बनेगा, तो हम लोग ये बोलेंगे कि सामने सामने, यानी 8 + x बिल होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि गलती हो जाता है, और गलती क्या होता है, तो कह रहा था कि इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ 2 ब्रांड्स हैज बीन इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब हुआ कि ए वाले का प्राइस बी के साथ और बी वाले का प्राइस ए के साथ, तो बिल बन जाता है 4 प्लस में कितना 2x। मतलब जो बिल ऐसे बनना चाहिए था वो गलती से बिल बन जाता है ऐसे। ठीक है, अब गलती हुआ है तो कुछ प्लस माइनस तो होगा, तो कह रहा है दिस इंक्रीज द बिल बाई 40%, जिसके कारण ये बिल 40% बढ़ जाता है, तो 140 बटा में कितना 100। बस इसी लाइन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू निकालेंगे, 20 के टेबल से काटेंगे 5 और 20 के टेबल से काटेंगे 7। 7 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 और प्लस में कितना बनेगा 7x, बराबर ये वाला 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20 प्लस में कितना बना होगा 10x। x को एक तरफ करेंगे तो 36 बराबर में बना होगा 3x, और 3x बराबर x बराबर हमारा निकल जाएगा 12। और जब x का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको रेशियो बताना है। तो रेशियो कैसे, तो क्वांटिटी a वाला 4 है और b वाला क्वांटिटी है 12, रेशियो बनाना है तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 3। यानी यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, चलिए भाई, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब रेशियो का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हम लोग का टोटल समाप्त हो गया। अब आगे के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका पीडीएफ आपको हम भिजवा देंगे कि जो क्वेश्चन होगा एक बार ट्राई कीजिएगा। लैंग्वेज तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे जा रहा था, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ वगैरह हम ग्रुप में भिजवा देते हैं। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय। हाँ सोनू इशरा सबका सही है, ठीक है, गौरी आपका भी सही है। चलिए भाई, ओके, बाय बाय।